नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप लोग की बिहार दरोगा की भर्ती आ गई है 2025 की। आप इसका पूरा डिटेल्स जानना चाहते हैं तो प्लीज़ अब वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं 100% श्योर हूँ कि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो फिर दूसरा वीडियो बिहार दरोगा भर्ती से 2025 से रिलेटेड कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। एकदम फुल डिटेल्स होगा, A to Z इन्फॉर्मेशन रहेगा, कुछ भी स्किप नहीं किया जाएगा। तो थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप पेशेंस बना के वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर धैर्य बनाकर देखते रहिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही आप सरकारी इन्फॉर्मेशन, सरकारी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों बिहार के दोस्तों बिहार दरोगा की भर्ती आ गई है। ये बीपीएससी के द्वारा आई है। इसमें बहुत काफ़ी अच्छा खासा पोस्ट है। इसमें आवेदन भरने की अंतिम तिथि दोस्तों बताई गई है 26 अक्टूबर 2025 को निर्धारित किया गया है इसका अंतिम तिथि। तो आपको उससे पहले ही भर लेना है, क्योंकि इसमें लास्ट में भरने से वेबसाइट में प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप इसको जल्दी करिए और जैसे ही ये फॉर्म स्टार्ट हो जाता है आप भर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। इसमें विज्ञापन संख्या बताया गया है 5/25/2025। इसमें पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती है। ये लेवल 6 की भर्ती रहेगी। तो इसमें आपका पेमेंट बहुत काफ़ी अच्छा खासा बनेगा दोस्तों। कम से कम आप मान के चलो कि 60,000 प्लस ही पेमेंट आपका बनेगा। तो ये बहुत ही 60,000 प्लस पेमेंट बहुत काफ़ी अच्छा होता है। और आज जिसको 60,000 प्लस पेमेंट वाली भर्ती चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा तो उसको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी तो ये 2 स्टार ऐसे नहीं मिल जाता। 2 स्टार के लिए बहुत काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। 1700 प्लस पद हैं तो बहुत काफ़ी अच्छा खासा पद है। 1799 पद हैं तो ये बहुत काफ़ी अच्छा पद है। और इससे पहले जो पद आया था तो 1,000 से कम ही पद था। तो उसमें कट ऑफ भी मतलब अच्छा खासा गया था। तो इसके हो सकता है कि कट ऑफ में बहुत काफ़ी अंतर नहीं पड़ेगा, 1-2 नंबर का ही अंतर पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा। और इसमें सारी डिटेल्स मैं बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। आप ऐसे ही सरकारी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसमें बताया गया है दोस्तों कि जो विज्ञापन संख्या है 05/2025 जारी कर दिया गया है। इसका ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया 26 सितंबर 2025 से शुरू होगा। 26 सितंबर 2025 से शुरू कर दिया जाएगा और आप इसको ऑनलाइन जाके आवेदन कर सकेंगे। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। और आगे देखते हैं। आगे आगे आवेदन भरने के लिए पात्रता क्या रहेगा। आवेदन भरने के लिए पात्रता दोस्तों इसमें भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं इसमें। और शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी तो 1 अगस्त 2025 तक, 1 अगस्त 2025 तक जिसका रिजल्ट आ गया है ग्रेजुएशन का वो इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि आपके पास 1 अगस्त 2025 तक आपका जो भी रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। यदि 1 अगस्त 2025 के बाद आता है तो इसका मान्य नहीं किया जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। और उम्र सीमा की गणना बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि उम्र गणना की सीमा कैसे किया जाएगा सर। तो उम्र गणना की सीमा 1 अगस्त 2025 के आधार पे किया जाएगा। इसी के आधार पर आपकी योग्यता भी देखी गई थी और देखी जा रही है। और इसी के आधार पर आपका ये जो उम्र है ये भी निर्धारित किया जाएगा। 1 अगस्त 2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र धारित करने वाले उम्र सीमा पर आवेदन कर सकते हैं। उम्र की सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर किया जाएगा, परंतु 1 अगस्त 2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करने वाले वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो इसके बारे में
1 अगस्त 2024 को जो अधिकतम उम्र सीमा धारित कर लिए हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो अभ्यर्थी की दिनांक 1 अगस्त 2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नलिखित है। अनारक्षित कोटे से अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम उम्र, जो अनारक्षित कोटे से हैं पुरुष के लिए उनका न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष निर्धारित किया गया है। वहीं जो अनारक्षित की महिलाएं हैं उनके लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। और वही जो पिछड़ा वर्ग और ओबीसी और ईबीसी है उसके लिए 20 वर्ष और 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए रहेगा, इसमें अलग अलग नहीं रहेगा जैसे जनरल में अलग अलग था। और दोस्तों आगे देखते हैं, अनुसूचित और अनुसूचित जाति के लिए जो यहाँ पे छूट प्रदान किया गया है पुरुष और महिला और थर्ड जेंडर के अभ्यर्थियों के लिए 20 से 42 वर्ष तक का रहेगा। तो जो 1 अगस्त 2025 तक न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित करते हैं वो अभ्यर्थी जो अनुसूचित जनजाति से है और अनुसूचित जाति से हैं और थर्ड जेंडर हैं पुरुष या महिला, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखते हैं, इसमें उपरोक्त बिंदु 1, 2, 3 के अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 को और अधिकतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2024 को आधार मानकर की जाएगी। तो इसमें एक बहुत बड़ी दिया गया मतलब सूचना दिया गया है कि 1 अगस्त 2025 को जो न्यूनतम उम्र कंप्लीट कर लेगा उसको ये जो 1, 2 और 3 जो जनरल, ओबीसी और ईबीसी और एससी एसटी और थर्ड जेंडर के अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम उम्र 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर काउंट किया जाएगा, लेकिन जो अधिकतम उम्र है 1 अगस्त 2024 को आधार मानकर किया जाएगा। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और नोट करने लायक है, तो इसको ध्यान में रख के आपको अप्लाई करना है। यदि आप इधर उधर करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो आप ध्यानपूर्वक भरिए। उसी में कह रहा है कि असैनिक पदों पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम 3 वर्ष की, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको अधिकतम 3 वर्ष की असैनिक पद पर जो हैं उनको दिया जाएगा। और जो सैनिक पद पर है बिहार के वेतनमान में किए जाने वाले अधिकतम आयु जिन्होंने न्यूनतम 3 वर्ष की कंप्लीट कर लिया है। बिहार के वैसे सरकारी सेवा जो दरोगा बनना चाहते हैं और उनको इस और बिहार के सरकारी सेवा में कार्यरत हैं उनको 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। वहीं असैनिक पदों पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों को 3 वर्ष की अधिकतम छूट प्रदान किया जाएगा। वहीं प्रतीक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग समतुल्य बशर्ते की वास्तविक कटऑफ उम्र 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए बात किया जा रहा है। आगे देखते हैं कि शारीरिक मापदंड और कैसा रहेगा। तो शारीरिक मापदंड में ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु इसकी अर्हता आपको पूर्ण करनी पड़ेगी। तो ऊंचाई क्या रहेगा दोस्तों, ऊंचाई अनारक्षित वर्ग के लिए जो पुरुष और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए दोनों के लिए सेम है। तो ऊंचाई के लिए आपको 165 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए और अत्यंत ईबीसी, एससी और एसटी पुरुष के अभ्यर्थी के लिए 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम जो हाइट दिया गया है 155 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये हाइट के बारे में हो गया। और सीना सिर्फ पुरुषों के लिए रहेगा। सीना बिना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो दोस्तों आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से मैं सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी भर्ती आता है तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से अपडेट देता हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों मेरे प्यारे भाई। इसमें आगे सीना हो गया, सिर्फ पुरुषों के लिए था। वजन इसमें इस चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ आपको ऑथेंटिक खबर देता हूँ और सिर्फ काम की खबरें बताता हूँ, इधर उधर की कोई बात नहीं, सिर्फ काम की बात रहती है। तो
चलिए वजन वजन सब इसमें बताया गया है। सिर्फ सभी महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन जो तय किया गया है 48 किलोमीटर होना चाहिए। यदि कोई महिला 48 किलोग्राम से कम है तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। न्यूनतम वजन जो है 48 केजी होनी चाहिए। और किन्नर कोथी हिजड़ा ट्रांसजेंडर जो भी हैं अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला के अभ्यर्थियों के समान होंगे। तो जो भी थर्ड जेंडर हैं अभ्यर्थी उनका महिला अभ्यर्थियों के समान इनका फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा। नियुक्ति की प्रक्रिया लिखित परीक्षा के रूप में संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा निम्नलिखित प्रकार से इसके बारे में बताया गया है। लिखित परीक्षा में प्रथम चरण जो प्रारंभिक परीक्षा रहेगा इसमें 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र रहेगा। कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 घंटे की अवधि होगी। तो इसके बारे में जानकारी है। और उक्त प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान और जो करंट अफेयर्स रहता है समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में असफल घोषित किया जाएगा। तुम न्यूनतम 30% ले आना है तभी आपकी कॉपी चेक होगी, नहीं तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। और प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का मेधा सूची क्रमानुसार आरक्षण के अनुसार बनाया जाएगा। उसके अर्हता जो 20% जो 20 गुना बच्चे प्रारंभिक परीक्षा में ले आएंगे उनको मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाएगा। उसी के अनुपात में उक्त रूप में कम किया जाएगा। अनुपलब्धता की दशा में यदि 20 गुना करते हैं और 20 गुना में अभ्यर्थी मतलब जो रहता है उसमें सिलेक्शन नहीं होते हैं तो उससे और कट ऑफ नीचे ले आके आपको उक्त अनुपात के अनुसार कम किया जाएगा। और इससे ये इतना भी कम नहीं किया जाएगा कि आपका 30% से कम कट ऑफ कभी नहीं बनने वाली है। तो आपका 20 गुना सफल अभ्यर्थियों को ही आगे की जो परीक्षा है उसमें मौका दिया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। ये इसका यहाँ पे मेन उद्देश्य है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं अभ्यर्थी जो द्वितीय परीक्षा है मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा में अवसर प्रदान किया जाएगा। और मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र केवल आपको क्या करना होगा, ये केवल आपको क्या करते हैं कि इसका मेरिट में अंक नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ आपको इसका न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना हो और तभी आपका द्वितीय प्रश्न पत्र चेक किया जाएगा। यदि किसी बच्चे का प्रथम प्रश्न पत्र में न्यूनतम अर्हता अंक 30% से कम आता है तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आगे की कार्रवाई से वो बाहर कर दिया जाएगा। आपका 30% अंक ले आना अनिवार्य है। तो ये जो प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा जो कि अनिवार्य है 30% अंक, इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। इसके 200 अंक रहेंगे और सामान्य हिंदी का पेपर रहेगा और 100 प्रश्न रहेंगे और सारे प्रश्न 200 अंकों का रहेगा, 100 प्रश्न रहेगा और 2 घंटे देना पड़ेगा, 2 घंटे का रहेगा। और इसमें आपको 30% का न्यूनतम अर्हता अंक ले आना अनिवार्य है। जो द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा जो कि मेरिट में जोड़ा जाएगा प्यारे भाई, इसमें द्वितीय प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता जांच से संबंधित प्रश्न होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र भी 200 अंकों का ही होगा और 100 प्रश्न ही रहेंगे जैसा कि प्रथम प्रश्न पत्र था, लेकिन वो केवल आपका न्यूनतम अर्हता अंक 30% प्रदान करने वाला था, वो मेरिट से नहीं मतलब था। लेकिन जो द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा वो मेरिट के लिए बनाया जाएगा, आगे की कार्रवाई के लिए मेरिट में जोड़ा जाएगा। तो आपको ज़्यादातर फोकस द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए करना है। 30% अंक तो नॉर्मली हिंदी के जो बिहार और यूपी के बच्चे हैं वो तो ले ही लेते हैं। तो आपका ज़्यादातर फोकस जो भी ये सिलेबस दिया हुआ है उसको पूर्ण रूप से कवर करना है, तो आपका सिलेक्शन ईजी हो जाएगा। 2 स्टार के लिए थोड़ा सा तो खून पसीना बहाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
दोनों चरणों में परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटे जाएंगे। एक जो प्रश्न था 2 अंकों का था, तो 0.2 अंक काटा जाएगा। तो मतलब कितना, 1/10 निगेटिव मार्किंग है। मतलब आपका बहुत नॉमिनल निगेटिव मार्किंग है। इसके लिए आपको ये निगेटिव, विदाउट निगेटिव मान के ही आपको सारे का सारे प्रश्न हल करना है। जो बच्चा सोच के आएगा कि मेरा निगेटिव, ये तो प्रश्न निगेटिव मार्किंग का है, मैं छोड़ देता हूँ, तो ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि बहुत नॉमिनल निगेटिव मार्किंग है, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो आपको सारे के सारे प्रश्न हल करके आनी है। और मैं इस चैनल के माध्यम से PYQ भी जो भी रहता है उसको सॉल्व करवाता हूँ। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरकारी भर्ती जो भी आती है उसका लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से दिया जाता है और टाइमली दिया जाएगा। और प्यारे बच्चे मेरे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ऑथेंटिक खबर दिखाया जाता है और कुछ नहीं, सिर्फ काम की बातें बताई जाती है। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अब आगे की प्रोसेस के लिए 6 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा, उसी के अनुसार पे आपका मेरिट बनेगा। और जो शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे और शारीरिक दक्षता पात्रता अभ्यर्थियों के प्राप्त अनुपलब्धता के दशा में उक्त अनुपात के रूप में कम किया जा सकता है। तो जो भी यदि 6 गुना स्टार्टिंग में बुलाएंगे, यदि 6 गुना अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाए गए और शारीरिक परीक्षा पास नहीं कर पाए, जो भी है फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, तो उससे भी ज़्यादा बच्चे को बुलाया जाएगा, इसका ये कहने का मतलब है। तृतीय चरण शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा है। जो शारीरिक परीक्षा निम्नलिखित रूप से होगी। तो इसमें सबसे पहले दौड़ जो कराया जाएगा, दौड़ इसका है। दौड़ के लिए 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए जो पुरुषों के लिए है 6 मिनट 30 सेकंड के लिए टाइम दिया गया है। और अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को इससे असफल घोषित कर दिए जाएंगे। तो आपको 6 मिनट 30 सेकंड बहुत काफ़ी समय होता है। आप स्टार्टिंग से तैयारी करते रहेंगे, जैसे ही आपका सेकेंड पेपर के मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आसानी से आप कर ले जाएंगे। इसमें ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो चलिए, और सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ समय सीमा जो रखा गया है 6 मिनट रखा गया है। तो महिला अभ्यर्थियों के लिए 6 मिनट का समय सीमा रखा गया है। और अधिक समय लेने वाले को असफल, तो 6 मिनट से जो भी ज़्यादा समय लेगा वो तो असफल ही रहेगा, ये बता रहा है यहाँ पे। और आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे हैं सभी पुरुषों के कोटि के लिए न्यूनतम जो ऊंची कूद रहेगी वो 4 फीट रहेगी। तो आप जनरल से ओबीसी से हैं, SC से, EBC से, ST से हैं, जेंडर से हैं, और ये इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या करना है, 4 फीट हाई जंप लगानी है। इसी में ज़्यादातर लड़के फेल होते हैं, तो आपको इसमें तैयारी पहले से करते रहना पड़ेगा। और 4 फीट से कम कूदने वाले को अघोषित किया जाएगा, और 3 फीट से कम कूदने वाली महिला को अघोषित किया जाएगा। तो महिलाओं के लिए भी जो ये रखा गया है ऊंची कूद, जो ऊंची कूद आपको न्यूनतम 3 फीट रहेगा। और जो लॉन्ग जंप है, जो लॉन्ग जंप सभी पुरुषों के लिए 12 फीट रखी गई है और 12 फीट से कम वाले को अघोषित। लेकिन इसमें सही बात है कि इस पर नंबर नहीं दिया जा रहा है, आपको बस सिर्फ पासिंग ले आना है। जैसे बिहार पुलिस में होता है कि आपको फिजिकल पे भी नंबर रहता है, इस पे फिजिकल पे नंबर नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि फिजिकल में कम से कम आपका कंपटीशन नहीं होगा। और जो महिलाओं के लिए न्यूनतम लॉन्ग जंप 9 फीट है। गोला फेंक के सभी अभ्यर्थियों के लिए 16 पाउंड का गोला फेंकना है। और न्यूनतम यहाँ पे आपको 16 पाउंड और 16 फीट फेंकना है सभी पुरुषों के लिए। 16 पाउंड का गोला रहेगा और 16 फीट फेंकना है। और जो महिला अभ्यर्थी हों उनके लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट न्यूनतम फेंकना है। और जो भी ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, ये इसमें पास नहीं हो पाएगा। जो भी न्यूनतम दिया है तो उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है।
आगे किन्नर ट्रांसजेंडर के लिए बिहार सरकार आरक्षित संकल्प। इसमें शारीरिक दक्षता मापदंड पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होगा। तो जो भी ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए शारीरिक पिछड़ा वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के समान ही किया जाएगा और अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सामान्य विज्ञापन के अनुसार ही रहेगा। अधिकतम उम्र अनुसूचित जाति के कोटि के रूप में समरूप छूट मिलेगा। और मेधा सूची और नियुक्ति की अनुशंसा। तो उपरोक्त पदों पर नियुक्ति की चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार किया जाएगा। तो जो भी मुख्य परीक्षा में बता रहा था, ये जो मुख्य परीक्षा में प्रथम पेपर रहेगा और जो सेकंड पेपर रहेगा, तो फर्स्ट पेपर में हिंदी जो है ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर है। जो सेकंड पेपर है वो ओनली काउंट फॉर मेरिट के लिए रहेगा। तो आपको उसके लिए अच्छा करना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कमेंट करके बताइए आपको ये नॉलेज इन्फॉर्मेशन कैसा लग रहा है। और रिक्तियों की बात करें तो रिक्तियाँ निम्नलिखित प्रकार से हैं। इस प्रकार ये अनुसूचित जाति के लिए 210 पद हैं, जिसमें कि महिला आरक्षण के लिए 35% बिहार सरकार ने निश्चित कर रखा है, आरक्षित कर रखा है बिहार सरकार के नियमानुसार। तो इसमें 74 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 15 पद हैं, तो इसमें 5 पद महिला के लिए आरक्षित रहेंगे। अत्यंत पिछड़ा ईबीसी के लिए 273। तो ऐसे ही सारे आप देख सकते हो यहाँ पे दिखाया गया है कैसे है। और वहीं आरक्षण की बात करें तो महिलाओं को लिए प्रावधान है, ये नियम बता रहा है। इस नियम के अनुसार हम महिलाओं को आरक्षण देते हैं, जिसमें 35% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाता है। राज्य सरकार के स्वतंत्रता सेनानियों को जो पोता पोती नाती नतनी के लिए प्रावधान किया गया है। और बिहार राज्य के किन्नर कोती ट्रांसजेंडर हैं, इनके लिए प्रावधान किया गया है। आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा और किसी को नहीं दिया जाएगा। जो यहाँ का जो मूल निवासी हैं और यहाँ का निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत देंगे अपने ऑनलाइन फॉर्म में भरते वक्त, तो उनको ही यह आरक्षण का लाभ दिया जाएगा और बाकी अन्य राज्यों को जनरल में काउंट किया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। कट ऑफ की तिथि, सभी अभ्यर्थियों की आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता, बिहार सरकार सरकारी सेवक होने के प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक की आयु की गणना के लिए कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2025 को निर्धारित की गई है। तो ये 1 अगस्त 25 को निर्धारित किया गया है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। और नियुक्ति प्राधिकार, और जैसे ये सारी चीज़ें हो जाता है तो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा प्राप्त अधियाचन के अनुसार पुलिस और निरीक्षक पद हेतु नियुक्ति प्राधिकार पुलिस उप महानिरीक्षक होंगे। तो जो आपको नियुक्ति प्राधिकार देंगे वो पुलिस उप महानिरीक्षक होंगे। और चिकित्सीय जांच, चरित्र और पूर्व वृत्त सत्यापन के लिए यहाँ पे बताया गया है कि उपरोक्त पदों पर नियुक्त के लिए पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण, चरित्र, पूर्व वृत्त सत्यापन आधारित नियुक्ति प्राधिकार यथाविहित नियम के अनुसार कराया जाएगा। यथाविहित प्रतिकूल प्रतिवेदन के प्राप्त होने अथवा अभ्यर्थियों के तथ्यों को कोई अभ्यर्थी छुपा लेता है तो उसके बारे में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो ये ऑनलाइन आवेदन आप बीपीएससी के वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पे जाके आप कर सकते हैं, जो कि 26 सितंबर से ये ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें बदलाव किया गया है, इससे पहले काफ़ी अच्छा खासा एग्ज़ाम फीस रहता था, लेकिन इस बार 100 रुपये कर दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और सिर्फ 100 रुपये में आप दरोगा बन सकते हैं यदि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है और आपके अंदर मेरिट ले आने की क्षमता है। तो प्रिय दोस्तों, आप लग जाओ ये बहुत 2 स्टार वाली नौकरी बहुत काफ़ी अच्छी नौकरी होती है और इसमें बहुत ही पावर का मज़ा आता है। और सैलरी भी आपका 60,000 प्लस ही बनेगा, इससे कम नहीं बनेगा, सारे DA मिला लिए जाएँ तो ये बहुत ही अच्छा जॉब है। आप इसकी तैयारी करो। और ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों का आपको पालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना है। इसमें ईमेल आईडी और जो भी है इसमें बताया गया है। और
आप ऐसे ही नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, सरकारी इन्फॉर्मेशन जो भी सरकारी भर्ती आती है सरकारी जॉब से रिलेटेड उसका इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर सिर्फ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और जो ऑथेंटिक रहता है और सिर्फ काम की बातें बताई जाती है, इधर उधर की कोई बातें नहीं की जाती। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।